नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसमें हमने नोटेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म डिवीजन के बारे में और जनरलिया क्लास के बारे में और इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्म डिवीजन के बारे में, जिसे स्वरूप विभाजन भी कहते हैं। फॉर्म डिवीजन को स्टैंडर्ड सब डिवीजन, कॉमन आइसोलेट, कॉमन ऑक्सिलरीज और कॉमन सब डिवीजन भी कहते हैं। सर्वसामान्य एकल वे एकल हैं जिनका प्रयोग विभिन्न विषयों में सदैव एक जैसे अर्थ में ही होता है। विषयों को कई स्वरूपों में प्रकाशित किया जाता है, जैसे पुस्तक, पत्रिका, शब्दकोश, विश्वकोश, मैप या वर्तमान में ई संसाधन रूप में। स्वरूप विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग डीडीसी की सेकेंड एडिशन में किया गया था। इससे पहले इसका प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया था। स्वरूप विभाजन का प्रयोग सभी वर्गीकरण पद्धतियों में किया जाता है। जितनी भी वर्गीकरण पद्धतियां हैं उन सभी में स्वरूप विभाजन का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर्म डिवीजन का प्रयोग सभी वर्गीकरण पद्धतियों में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डीडीसी में फॉर्म डिवीजन का प्रयोग कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम डीडीसी में जो स्वरूप विभाजन है उसका फॉर्म डिवीजन नाम से सेकंड एडिशन में शुरू किया गया था। जो डीडीसी है इसमें फॉर्म डिवीजन के नाम से इसको शुरू किया गया था और डीडीसी के ही 12th एडिशन तक इसे फॉर्म डिवीजन नाम से ही जाना जाता था। डीडीसी के 13th एडिशन में इसका नाम स्वरूप विभाजन से मतलब फॉर्म डिवीजन से बदलकर कॉमन सब डिवीजन यानी सर्वमान्य उप विभाजन कर दिया गया था और डीडीसी के 14th एडिशन में इसका नाम यूनिफॉर्म सब डिवीजन कर दिया गया था, यानी एकीकृत उप विभाजन इसका नाम किया गया था। और डीडीसी के 15th और 16th एडिशन में इसे पुनः फॉर्म डिवीजन नाम से बुलाया गया। देखो, जो फॉर्म डिवीजन है उसे डीडीसी के सेकंड एडिशन में किस नाम से जाना जाता था? फॉर्म डिवीजन से। डीडीसी के 12th एडिशन तक इसको फॉर्म डिवीजन नाम से ही जाना गया था। फिर 13th एडिशन में इसका नाम कॉमन सब डिवीजन पड़ा और 14th एडिशन में इसे यूनिफॉर्म सब डिवीजन भी कहा गया और 15th और 16th एडिशन में इसे पुनः फॉर्म डिवीजन नाम से बुलाया गया। और फिर 17th एडिशन में, जो कि 1988 में आया था, तब से अब तक इसे स्टैंडर्ड सब डिवीजन नाम से बुलाया जा रहा है। मतलब स्टैंडर्ड सब डिवीजन को हिंदी में मानक उपविभाजन भी कहते हैं। तो वर्तमान में फॉर्म डिवीजन को स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहते हैं, यानी मानक उपविभाजन कहते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन डीडीसी की टेबल है। डीडीसी के 14th एडिशन में टेबल शुरू की गई थी। उस समय टेबल की संख्या 4 थी, परंतु संगठित स्वरूप में टेबल का प्रयोग डीडीसी के 17th एडिशन में शुरू हुआ था। इस समय टेबल की संख्या 2 थी। पहली थी स्टैंडर्ड सब डिवीजन और दूसरी थी एरिया टेबल। डीडीसी के 13th एडिशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन की संख्या कितनी थी? 9। मतलब स्टैंडर्ड सब डिवीजन डीडीसी की एक टेबल है और इसमें डीडीसी के अंदर स्टैंडर्ड सब डिवीजन की कितनी संख्या थी? 9। और 21 एडिशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन की संख्या 200 से भी अधिक हो चुकी है और वर्तमान में डीडीसी में टेबल की संख्या कितनी है? 6। अब हम आगे देखते हैं सीसी के अंदर फॉर्म डिवीजन। सीसी के प्रथम संस्करण, जो कि 1933 में आया था, इसमें इसका प्रयोग किया गया था और इसमें इसको कॉमन सब डिवीजन नाम से जाना जाता था। कॉमन सब डिवीजन यानी सामान्य उपविभाजन। सीसी के 4th एडिशन में कॉमन सब डिवीजन को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है एंटीरियराइजिंग यानी पूर्ववर्ती और दूसरा है पोस्टीरियराइजिंग यानी पश्चवर्ती। सीसी के 5th एडिशन में इसे कॉमन आइसोलेट यानी सर्वमान्य एकल कहा गया। कॉलोनी क्लासिफिकेशन में भी फॉर्म डिवीजन के 2-3 नाम हो गए। पहला तो है, जब इसका पहला संस्करण आया तो इसको कॉमन सब डिवीजन कहा गया और 4th एडिशन में इसको 2 भागों में बांट दिया गया और 5th एडिशन में इसका नाम कॉमन सब डिवीजन से बदलकर कॉमन आइसोलेट कर दिया गया।
अब हम यूडीसी में फॉर्म डिवीजन के बारे में देखते हैं। यूडीसी में कॉमन ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है, यानी जो यूडीसी है इसमें फॉर्म डिवीजन को क्या कहते हैं? कॉमन ऑक्सिलरीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जनरलिया क्लास के बारे में, यानी सामान्य वर्ग के बारे में। ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तीसरा कंपोनेंट है। इससे पहले हमने पहला कंपोनेंट देखा था नोटेशन यानी अंकन, दूसरा देखा हमने फॉर्म डिवीजन यानी स्वरूप विभाजन, और अब हम तीसरा कंपोनेंट देखेंगे जनरलिया क्लास यानी सामान्य वर्ग। जनरलिया क्लास में ऐसी पुस्तकों को रखा जाता है जिन्हें अन्य किसी एक वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इन्हें सभी विषयों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे बिब्लियोग्राफीज हो गई, कोई जर्नल्स हो गए, इंसाइक्लोपीडियाज हो गए और डिक्शनरी हो गए। ये सभी जनरली क्लास होते हैं। ये ऐसी पुस्तक होती हैं जिन्हें किसी भी एक वर्ग के साथ वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वो किसी भी विषय की हो सकती है, या कोई इंसाइक्लोपीडिया होती है वो किसी भी विषय की हो सकती है। सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में जनरलिया क्लास के लिए अलग-अलग अंकन का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी में जनरलिया क्लास के लिए 0 का प्रयोग किया गया है। वहीं डीडीसी में जनरलिया क्लास के लिए 000 का प्रयोग किया गया है, और वहीं कोलन क्लासिफिकेशन में जनरलिया क्लास के लिए Z का प्रयोग किया गया है। तो यूडीसी में 0 का प्रयोग, डीडीसी में जनरलिया क्लास के लिए 00, और कोलन क्लासिफिकेशन में जनरलिया क्लास के लिए Z का प्रयोग किया गया है। तो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तीसरा कंपोनेंट भी यहाँ पूरा होता है। अब हम देखते हैं चौथे कंपोनेंट्स के बारे में, यानी जो कि है इंडेक्स यानी सूची। इंडेक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंडिकेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है इंगित करना या संकेतक, जिसे इंडिकेटर या सूची, जिसे लिस्ट भी कहते हैं। इंडेक्स में किसी वर्गीकरण पद्धति की अनुसूची यानी शेड्यूल में दिए गए समस्त पदों या विषयों या उपविषयों की वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल व्यवस्थापन प्रदान किया जाता है, जिसकी सहायता से वर्ग संख्या का निर्धारण होता है। इंडेक्स का अर्थ है पुस्तकों, जर्नल्स या दस्तावेजों में मौजूद जानकारी को व्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध करना, ताकि आवश्यक जानकारी आसानी से और जल्दी से जल्दी खोजी जा सके। इंडेक्स को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल भी कहते हैं, यानी सूचना पुनर्प्राप्ति का उपकरण भी कहते हैं। अनुक्रमणिका किसी दस्तावेज में निहित सामग्री या उससे व्युत्पन्न अवधारणाओं का एक व्यवस्थित मार्गदर्शक है। जो इंडेक्स है वो किसी दस्तावेज में निहित सामग्री या उससे व्युत्पन्न अवधारणाओं का एक व्यवस्थित मार्गदर्शक है। सूची का उद्देश्य संग्रह में आवश्यक वस्तुओं या अवधारणाओं का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करना यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करना है, और उनका जो अवधारणा होती है उनका पता लगाना होता है। अब हम देखते हैं कि किस क्लासिफिकेशन स्कीम में कौन सा इंडेक्स प्रयोग किया गया है। डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया है। रिलेटिव इंडेक्स देख लेते हैं क्या होता है। रिलेटिव इंडेक्स में अनुसूचियों में दिए गए विषयों और उनके विभिन्न पहलुओं का वर्णानुक्रमिक सूचकांक होता है, यानी अल्फाबेटिकल इंडेक्स होता है। रिलेटिव इंडेक्स में पदों के अर्थ और उनके पर्यायवाची और उनके मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूडीसी में किस इंडेक्स का प्रयोग किया गया है। यूडीसी के इंडेक्स को अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल इंडेक्स क्या होता है। अल्फाबेटिकल इंडेक्स
वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित सूची हैं जो विशिष्ट विषयों, अवधारणाओं और उनके संबंधित यूडीसी नोटेशन को खोजने में मदद करती हैं। अल्फाबेटिकल इंडेक्स शेड्यूल, जिसे सिस्टमेटिक टेबल भी कहते हैं। अल्फाबेटिकल इंडेक्स शेड्यूल और उन पदों का कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के इंडेक्स के बारे में। कॉलन क्लासिफिकेशन के इंडेक्स को इंडेक्स ही कहते हैं, यानी जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसमें इंडेक्स को क्या कहते हैं, इंडेक्स ही। जो डीडीसी था उसमें इंडेक्स को क्या कहते थे, रिलेटिव इंडेक्स, और यूडीसी के इंडेक्स को क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, और वहीं सीसी के इंडेक्स को क्या कहते हैं, इंडेक्स। कॉलन क्लासिफिकेशन के इंडेक्स में पदों के अर्थ और उसके पर्यायवाची प्रदान किए गए हैं। जो कॉलम क्लासिफिकेशन है उसमें इंडेक्स में पदों के अर्थ और उनके पर्यायवाची प्रदान किए गए हैं ना। कॉलम क्लासिफिकेशन में 4 इंडेक्स प्रदान किए गए हैं। पहला है सामान्य अनुक्रमणिका यानी जनरल इंडेक्स। दूसरा है भौगोलिक अनुक्रमणिका यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स। इसमें जो भी ज्योग्राफिकल जानकारी होती है वो दी गई होती है। वहीं जनरल इंडेक्स में जो हमारी सामान्य जानकारी होती है वो दी गई होती है। तीसरा इंडेक्स है वनस्पतिक अनुक्रमणिका यानी बॉटनिकल इंडेक्स भी कहते हैं इसे। और चौथा हमारा जियोलॉजिकल इंडेक्स। अब हमने जो भी हमारे 3 महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन स्कीम्स है उनके इंडेक्स के बारे में देख लिया था। पहला है हमने डीडीसी के रिलेटिव इंडेक्स के बारे में देखा। दूसरा हमने यूडीसी के अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के बारे में देखा। और हमने कॉलन क्लासिफिकेशन के इंडेक्स के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स के प्रकार देख लेते हैं, यानी सूची के प्रकार देख लेते हैं। सूची को अनुक्रमणिका भी कहते हैं, यानी इंडेक्स के 3 नाम हो गए, इंडेक्स, सूची और अनुक्रमणिका। सूची इंडेक्स का पहला प्रकार है स्पेसिफिक इंडेक्स यानी विशिष्ट सूची। इसमें उल्लेखित पदों के लिए केवल एक प्रविष्टि दी जाती है। इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं, परंतु विषयों के संबंधों का उल्लेख नहीं होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द तो दिए जाते हैं, परंतु जो विषयों के संबंध होते हैं उनका उल्लेख नहीं होता है इसमें। ये आमतौर पर वर्णानुक्रम होता है, यानी अल्फाबेटिकल होता है। अब हम इंडेक्स का दूसरा प्रकार देखते हैं, जो कि है सापेक्षिक सूची, जिसे रिलेटिव इंडेक्स भी कहते हैं। सापेक्षिक सूची में अनुसूची यानी शेड्यूल में दिए गए समस्त विषयों का वर्णन होता है। जो सापेक्षिक सूची है इसमें शेड्यूल में दिए गए समस्त विषयों का वर्णन होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए रहते हैं जिनका विषयों के साथ संबंध भी उल्लेखित होता है। यानी जो ये सापेक्षिक सूची है इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए होते हैं और जिनका विषयों के साथ संबंध भी उल्लेखित होता है। जो हमारा स्पेसिफिक इंडेक्स था और रिलेटिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस है। जो स्पेसिफिक इंडेक्स है इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए होते हैं, परंतु उसमें विषयों के संबंधों का उल्लेख नहीं होता है। वहीं सापेक्षिक सूची में यानी रिलेटिव इंडेक्स में पर्यायवाची शब्द भी दिए रहते हैं और उनके मध्य जो उनके विषयों के जो संबंध होते हैं वो भी उल्लेखित होते हैं। तो आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा था फॉर्म डिवीजन के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा जनरल क्लास के बारे में। और तीसरा हमने पढ़ा इंडेक्स के बारे में। तो अब आगे हमारी क्लास में कॉल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कॉल नंबर यानी क्रमांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। तो ये वीडियो आप लाइक करना और अपने दोस्तों को जो कि बिहार लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हो उन बच्चों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों हमारे राजस्थान में भी लाइब्रेरी की वैकेंसी बहुत जल्दी ही आएगी। तो जो भी मेरे दोस्त बिहार लाइब्रेरी या फिर कोई राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो तो हमारे इस वीडियो कोर्स से कर सकता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो अब हम विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।